friends, welcome to Infotech Analytica and my name is Pradeep Singh and today we will discuss about the introduction of Java. Now, what is Java? Java क्या है? Java को समझने से पहले हमें सबसे पहले कुछ बेसिक concepts को समझना पड़ेगा कि क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, क्या होता है कंपाइलर, क्या होता है इंटरप्रेटर, क्या डिफरेंस होता है एक इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर. हमें इन सारी concepts के ऊपर पहले बात करनी होगी, उसके बाद हम Java प्रोग्रामिंग के ऊपर मूव कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग, the first concept that we have to know is that what is high level languages and what is low level languages. Okay. अब सबसे पहली चीज, जब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग, जिसे हम कोडिंग बोलते हैं, दे बोथ आर सेम. ठीक है. प्रोग्रामिंग यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. प्रोग्रामिंग आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव टू गिव टू अ सिस्टम, जो हम सिस्टम या कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं. तो प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम अपने सिस्टम को और कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं. किसके अंदर? इंग्लिश वर्ड्स के अंदर, इंग्लिश कीवर्ड्स के अंदर. तो जो लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग जो हम लिखते हैं, लाइन बाय लाइन हम जो कोड लिखते हैं, उसको मशीन जब रीड करता है तो मशीन उसको हमारी लैंग्वेज के अंदर रीड नहीं करता, मशीन उसको करता है लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर रीड, जिसे हम बोलते हैं मशीनरी लेवल. तो जब कोई भी कोड लिखते हो हाई लेवल के अंदर, व्हेनेवर यू राइट एनी कोड, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, चाहे वो सी के अंदर हो, सी प्लस प्लस के अंदर हो, जावा के अंदर हो, सी शार्प के अंदर हो, किसी भी हाई लेवल के अंदर जब आप कोई कोड लिखते हो तो कंपाइलर उस कोड को कन्वर्ट करता है. वी विल लर्न व्हाट इज कंपाइलर. कंपाइलर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है कंपाइलर, लेकिन अभी ये समझो कि एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है जो आपके हाई लेवल कोड को मशीनरी के अंदर कन्वर्ट करता है. तो मशीन तो अभी भी आपकी 0110 की लैंग्वेज ही समझती है, इसके अलावा मशीन कुछ नहीं समझती. लेकिन जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर ही आपके हाई लेवल यानी आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? मशीनरी कोड के अंदर. तो सबसे पहले जब आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेजेस सीखते हो तो प्रोग्रामिंग सीखना क्या होता है? उन्हीं हाई लेवल कोड को सीखना कि किस तरीके से हम अपना हाई लेवल का कोड लिखें ताकि मशीन उसको, कंपाइलर उसको इजीली इंटरप्रेट करके या उसको कन्वर्ट ईएक्सी के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सके, जिससे मशीन उसको रीड कर सके. अगर आप उस कोड के अंदर बहुत सारी गलतियां करोगे, कोई सिंटैक्टिकल एरर करोगे, कोई भी लॉजिकल एरर करोगे, या फिर रन टाइम एरर होगी, या फिर कंपाइल टाइम एरर्स करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, जब आप कंपाइल टाइम एरर्स करोगे तो कंपाइलर उसको कन्वर्ट ही नहीं करेगा आपके मशीनरी कोड के अंदर, यानी वो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट ही नहीं करेगा जो सी और सी प्लस प्लस के अंदर हम ईएक्सी जनरेट करते हैं. अगर वो उसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा तो कंपाइलर उसको जब कन्वर्ट ही नहीं कर पाया तो वो आपके सोर्स कोड मशीन को रीड नहीं होगा और जो आप आउटपुट चाहते हो वो उसको मिलेगा नहीं. तो इसीलिए हमें सबसे पहले सीखना होता है कि हाउ टू एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमें फोकस करना होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में. मशीनरी लेवल लैंग्वेजेस से हमें कोई भी वास्ता नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली हमें कंपाइलर हमारे लिए कन्वर्ट करके देता है. तो हमें मशीनरी लेवल सीखने की कोई जरूरत नहीं है. एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको जो कमांड करनी है वो करनी होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर. अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेजेस जावा से पहले आई थी. डेनिस रिची ने सी प्लस सी को बनाया था. जब सी आई थी तो सी एक स्ट्रक्चरल फ्लो का प्रोग्राम होता था. स्ट्रक्चरल फ्लो यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच को सी फॉलो करती थी. लेकिन जब सी प्लस प्लस आई, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेके आई, टेम्पलेट्स के कॉन्सेप्ट्स लेके आई. स्ट्रक्चर यूनियन वो भी सी प्लस प्लस के अंदर थे. ठीक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट था टेम्पलेट्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. लेकिन ये जो दोनों लैंग्वेजेस थी सी एंड सी प्लस प्लस, ये कंसोल पे काम करती थी, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पे काम करती थी. जो हम कमांड्स देंगे कंसोल पे वो ही हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगा था. लेकिन जब जावा आई मार्केट के अंदर तो जावा ने काम करना स्टार्ट किया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी क्लिक इवेंट्स पे. यानी जब आप कोई चीज क्लिक करते हो तो कोई ना कोई एक्शन जनरेट होता है. जैसे आप कोई कैलकुलेटर देखते हो, ये एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ये हम जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बना सकते हैं. अगर नोटपैड है वो आपका एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, वो भी हम जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू बना सकते हैं. तो जावा जब मार्केट के अंदर आई, जावा का मेन मोटिव था, पहली चीज सिक्योर थी एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस, रोबस्ट एंड more than a major thing that Java is survived more than C and C++, or now it is also a very good language, a good language for the developer to develop application because of platform independence. Java के अंदर thread concepts,
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कंसेप्ट, ये सारी चीजें, मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजें जावा के अंदर इंप्लीमेंट की गई। तो जब जावा मार्केट के अंदर है, तो जावा के अंदर जो मेजर कंसेप्ट आया था वो था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, मल्टीटास्किंग और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन तीनों के कारण जावा पॉपुलर हुई। अब जावा एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है, जो मैंने भी आपको पहले ही इन दोनों में डिफरेंस समझा दिया था कि क्या होता है एक हाई लेवल लैंग्वेजेस और क्या होते हैं एक लो लेवल लैंग्वेजेस। तो जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब उस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमको अगर जावा की प्रोग्रामिंग समझनी है, तो हमें समझना होगा कि जावा के अंदर हम किस तरीके से कोड को लिखें, अपने सोर्स कोड को लिखें। और उससे पहले हमें समझना होगा कि जावा का प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। इट मीन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो पहली चीज, जावा, मैंने आपको बोला जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जावा के लिए, मार्केट के अंदर स्टेबल रहने के लिए और स्केल अप करने के लिए। तो जब जावा मार्केट के अंदर आई, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के ऊपर काम करने के लिए। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी से हमें समझना होगा कि प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स। तो प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूजर, जो आप यूजर हो, और एक मशीन। मशीन के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या है हमारे प्लेटफॉर्म्स। तो चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लिनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो एक यूजर, एक लेमन भाषा में आपको एक यूजर और एक मशीन के बीच में कोई भी इंटरेक्शन यानी बीच का इंटरफेस काम आता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जावा और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस था? जो सी थी और जो सी प्लस प्लस थी, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। इसका मतलब, जब आप कोई कोड लिखते हो उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। उसका जब आप कोई सोर्स कोड लिखते थे, तो वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ईएक्सी जनरेट करता था, ना कि किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जाके उस ईएक्सी को रन कर पाए। तो हमने कोई भी सी और सी प्लस प्लस के अंदर अपना सोर्स कोड लिखा, और जब उस सोर्स कोड को हमने कंपाइल किया, तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसने इसकी ईएक्सी जनरेट कर दी। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा के अंदर अगर मैं कोई सोर्स कोड लिखता हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के अंदर सिंपल एक लाइनर के अंदर अगर आपको समझना है, राइट वंस रन एनीवेयर। यानी जब जावा के अंदर आप कोई कोड लिखते हो, तो जब भी आपने वो कोड लिखा, वो डायरेक्टली उसको ईएक्सी के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड के अंदर। और वो जो बाइट कोड है, वो हम किसी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ले जाके ईएक्सी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कुछ टर्म्स आ रही होगी आपको, बाइट कोड, कंपाइलर। तो कंपाइलर जो टर्म है, इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट थिंग, कंपाइलर होता है क्या? देखो, जब आप कोई सोर्स कोड लिखते हो, सो व्हेनेवर यू राइट एनी सोर्स कोड इन जावा, जो हम आगे की कुछ वीडियोस में बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से जावा के अंदर एक सोर्स कोड डेवलप किया जाता है, एक सोर्स कोड लिखा जाता है। तो जब भी आप कोई जावा के अंदर सोर्स कोड लिखते हो, तो कंपाइलर जो है उसका मेन काम होता है उसको बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करना। जैसे मेरे पास दो पर्सन है, एक रशियन है और एक इंडियन है। इंडियन हिंदी बोलता है और रशियन रशियन भाषा बोलता है। अब इन दोनों को ही अब एक दूसरे की लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती है। ना रशियन को इंडियन हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है, और ना इंडियन को रशियन भाषा समझ में आती है। अब हमको इन दोनों को कम्युनिकेट करवाना है। जब हम इन दोनों को कम्युनिकेट करवाएंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर चाहिए। सेम उसी तरीके से जब आपका सोर्स कोड लिखा जाता है, वो किस में लिखा जाता है? इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश कीवर्ड्स उसके अंदर यूज किए जाएंगे। अब जब आप अपने सोर्स कोड को, कंपाइलर वो एक ट्रांसलेटर है। कंपाइलर का काम क्या है? जो आपने सोर्स कोड लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन उस सोर्स कोड के अंदर दिए, उसको किस में कन्वर्ट कर देना? डॉट क्लास फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देना। अभी ये ईएक्सी के अंदर जनरेट नहीं हुई है। सी और सी प्लस प्लस में डायरेक्ट ओबीजे और ईएक्सी जनरेट कर देती थी। लेकिन जब कंपाइलर के ऊपर आते हैं, जब हम जावा के अंदर आते हैं, तो ये इसको कन्वर्ट करता है आपके बाइट कोड के अंदर, डॉट क्लास फाइल के अंदर। अब जो वो डॉट क्लास फाइल बनके मेरे पास तैयार हुई है, अब मेरा सोर्स कोड पड़ा है विंडो के अंदर, लेकिन मैंने वो डॉट क्लास फाइल उठाई और किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चला गया। चाहे मैं विंडो के अंदर, तो मैंने वो सोर्स कोड बनाया है, लेकिन मैं उसको रन किस पे कर सकता हूँ? लिनक्स, मैक, किसी के ऊपर भी रन कर सकता हूँ उस डॉट क्लास की हेल्प से। अब वो जो डॉट क्लास फाइल है, उसको जावा वर्चुअल मशीन, जो कंसेप्ट आता है जावा जेवीएम, वो उसको कन्वर्ट करता है मशीनरी के अंदर। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपना एक जेवीएम होता है, जो उस सोर्स कोड को कन्वर्ट किसके अंदर करेगा? मशीनरी कोड के अंदर। यानी उस डॉट क्लास फाइल को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? मशीनरी कोड के अंदर। इसीलिए हम जावा को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब भी आप कोई कोड जावा के अंदर लिखते हो, तो जावा वर्चुअल मशीन उस
बाइट कोड को इजीली कन्वर्ट कर देता है EXE के अंदर। तो आपको अपना पूरा सोर्स कोड ले जाने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए। हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे तो हमें JDK चाहिए, हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन हम उस प्रोग्राम का डायरेक्टली सोर्स कोड रन कराना है तो हम किसी भी मशीन के लिए डिपेंडेंट नहीं रहे। लेकिन जब हम C और C++ में बात करते हैं तो वहां पे हम दोनों के ही लैंग्वेज के अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। यानी आप जब C के अंदर कोड लिखते हो तो वहां पे भी आप प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट हो, और अगर आप C++ में कोई कोड लिखते हो वहां पे भी आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो। जावा और C++ दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर ये है। दूसरा, जावा जब मार्केट के अंदर आई थी तो जावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस यानी GUI कंसेप्ट लेके आई थी, पैकेजेस लेके आई थी ऐसे जो GUI को फॉलो कर सके, जैसे AWT हो गया, स्विंग्स हो गया, लिसनर्स हो गए। तो ये सारे इवेंट हैंडलिंग जावा के थ्रू मार्केट के अंदर आनी स्टार्ट हुई, तो जावा और पॉपुलर होनी स्टार्ट हो गई थी ना। फर्स्ट हमें कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे इसके लिए कि 3 कंसेप्ट हमारे पास, JDK, JVM एंड JRE। JDK क्या होता है? पहली चीज हमें JDK समझनी पड़ेगा। JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, अब जावा डेवलपमेंट किट का मतलब क्या हुआ? किट का मतलब क्या हुआ? एक पैकेज, एक एक पर्टिकुलर वी कैन से अ बल्क ऑफ समथिंग, एक किट प्रोवाइड किया है। जिस तरह आपके पास क्रिकेट का किट होता है कि उसके अंदर बैट, बॉल, पैड्स वगैरह सब कुछ होता है, इसी तरीके से पहले सन माइक्रोसॉफ्ट ने JDK को परचेज किया था, जावा को परचेज किया था, तो उसने वो किट पूरा का पूरा परचेज किया था। उसका अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। जावा स्टार्टिंग पे कुछ और वर्जन आए थे, अभी 12 13 तक जा चुका है, तो उसके अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। वो JDK अपना धीरे 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 बढ़ता रहता है। जावा डेवलपमेंट किट में उसमें कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो जो जावा डेवलपमेंट किट है उसके अंदर कुछ पहले से कुछ लाइब्रेरीज, कुछ फंक्शंस, कुछ पैकेजेस बने हुए हैं। तो जब भी हमको कोई सोर्स कोड बिल्ड करना होगा, जो यहाँ पे हमने अपने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो भी हम कोई सोर्स कोड बिल्ड करते हैं इसके लिए हमें चाहिए होता है जावा डेवलपमेंट किट। जब तक आपके पास JDK नहीं होगा आप कोई भी सोर्स कोड बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो जब आप कोई सोर्स कोड बिल्ड करोगे यू हैव टू टेक अ जावा डेवलपमेंट किट फॉर इट। जब आपने जावा डेवलपमेंट किट आके आफ्टर दैट आप क्या करोगे, जावा डेवलपमेंट किट को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करोगे। तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ वीडियो के अंदर, कि हाउ वी इंस्टॉल अ जावा डेवलपमेंट किट और किस तरीके से हम उसका पाथ सेट कर सकते हैं ताकि हम कमांड लाइन के ऊपर उस पर काम कर सकें। तो आपने जब वो जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल कर लिया, और जब आप इंस्टॉल करोगे तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप जाओगे आपके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, CMD के अंदर, और चेक करोगे कि मेरा पाथ और मेरा जावा डेवलपमेंट इंस्टॉल है। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं जावा सी, और मैंने प्रेस दिस, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी कुछ लाइब्रेरी और डायरेक्टरीज आ जाएगी। इसका मतलब मेरा जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल्ड है और मेरा उसका पाथ भी सेट है। हम कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक जावा डेवलपमेंट किट बनाया जाए, क्रिएट इंस्टॉल किया जाता है, और साथ के साथ उसके अंदर हम पाथ सेट करते हैं ताकि हम उसको कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज कर सकें। जावा वर्चुअल मशीन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भी आपके बाइट कोड होता है उसको वो कन्वर्ट करता है हार्डवेयर या मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज के ऊपर, या कि वी कैन से दैट इट्स अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो हार्डवेयर और मशीन के ऊपर वो डिपेंड करता है। और जो JRE होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, वो उन सारी चीजों को, उसके अंदर बाइट कोड एग्जीक्यूशन हो गया, वो सब कुछ आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पे होता है उस एप्लीकेशन बेस पे। तो ये मेजर 3 चीजें हैं, JDK, JVM, इन JRE। इन तीनों के ऊपर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, आपका सोर्स कोड एग्जीक्यूट होता है। तो जब हम जावा की बात करते हैं कि जावा सीखनी है मुझे, जावा के अंदर क्या क्या होता है, तो हमें सबसे पहले उन सारे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। क्या होता है JDK, क्या होता है JVM, किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर दैट हम जावा के अंदर सोर्स कोड बिल्डिंग पे जाएंगे। तो सोर्स कोड बिल्डिंग के लिए हमें लॉजिक्स कैसे क्रिएट करने हैं, हाउ वी डेवलप अ लॉजिक, how we create a classes, how we create a looping concept। तो वहां पे लूप के concepts आ गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गए, then we have to apply for a graphical user interface, JDBC कनेक्टिविटी। ये धीरे 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 जावा के अंदर कुछ टॉपिक्स आते रहेंगे, थ्रेड कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये एग्जीक्यूशन हम समझने के बाद आगे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जावा क्लासेस। अब जब हमने अपना सोर्स कोड बिल्ड कर लिया, अब सोर्स कोड बिल्ड करने के बाद आपका बाइट कोड क्रिएट हुआ, बाइट कोड JVM के थ्रू EXE के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी वो कहाँ चले गए अपने
लास्ट फेज में मशीनरी कोड के अंदर। अब जावा के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जावा के अंदर क्लासेस होती है, कलेक्शन क्लासेस होती है, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स होते हैं, जीयूआई कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, स्ट्रिंग्स पैकेजेस होते हैं, एडब्ल्यूटी पैकेजेस होते हैं, यूटिल होते हैं, यूटिल पैकेजेस होते हैं जो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, रीयूज करने पड़ते हैं। तो इन इन सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं पैकेजेस, क्या होती हैं क्लासेस। तो जब भी हम जावा के अंदर ये कोई सोर्स कोड लिखते हैं, तो फर्स्ट जब भी आप कोई सोर्स कोड लिखोगे उसकी बाइट कोड ऑटोमेटिकली कंपाइलर बनाए। और यहाँ पे दो चीजें हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। जो कंपाइलर होता है वो आपके पूरे सोर्स कोड को वन टाइम में रीड कर लेता है और जितनी भी एरर्स होती है वो एक साथ थ्रो करता है। अगर उसमें आपने कोई भी गलतियां की तो वो वन टाइम में रीड करके थ्रो कर देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, वन बाय वन। अगर आपने फर्स्ट लाइन के अंदर गलती की तो वो दूसरी लाइन में मूव ही नहीं करेगा, तो वहां पे उसने डायरेक्टली थ्रो कर दिया। इसको इसी तरीके से समझो कि मैंने आपको एक टास्क दिया, किसी भी फैकल्टी मेंबर ने या किसी ट्रेनर ने आपको एक टास्क दिया टू राइट अ प्रोग्राम और राइट अ पैराग्राफ। आपने दो फैकल्टी मेंबर्स को वो पैराग्राफ दिया, एक फैकल्टी मेंबर ने पूरे पैराग्राफ को रीड किया, एक साथ एरर्स आई, सारी एरर्स आपको एक साथ बताती ताकि आप उनको रेक्टिफाई कर सको। लेकिन जो आपके पास दूसरा इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर वाले नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर ने फर्स्ट लाइन रीड की, उसमें उसको गलतियां दिखी, उसने वहीं से थ्रो कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं किया, वो काम करता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर का मेन काम होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, और जो कंपाइलर होता है उसका मेन काम होता है पूरे सोर्स कोड को वन टाइम में रीड करना। अब हम इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे होता है जावा के अंदर थ्रेड, क्या होते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, इन सभी चीजों के बारे में नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट चीज समझनी होगी कि जावा के अंदर कि किस तरीके से हम सोर्स कोड बिल्ड करें। सो व्हेन वी create, so first we have to know how to create a source code। जब आप सोर्स कोड क्रिएट करते हो तो सबसे पहले तो चाहिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर। कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो, भले एक नोटपैड ले लो, नोटपैड प्लस प्लस ले लो, सबलाइन ले लो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर। तो मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ सबलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप उस टेक्स्ट एडिटर को किसी भी जब आप किसी भी एक सबसे टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करोगे, और जब इंस्टॉल करने के बाद आप उस टेक्स्ट एडिटर को ओपन करोगे, तो इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ क्लास। तो सबसे पहले मेरे को एक क्लास क्रिएट करनी होगी जावा के अंदर। तो जस्ट सो हियर आई जस्ट क्रिएट अ क्लास। ये मेरा एक बेसिक प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम है कि मैं आपको इसमें बेसिक्स में ये बता रहा हूँ किस तरीके से हम जावा का एक सोर्स कोड क्रिएट कर सकते हैं और उसकी डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जावा की फर्स्ट क्लास बनाई, दैट इज अ फर्स्ट प्रो। सो ये मेरी एक क्लास है, दिस इज स्कोप ऑफ द क्लास। ठीक है, ये जो आपने ये दोनों ब्रेसेस लगाए हैं इसे हम स्कोप बोलेंगे इस क्लास का, यानी जो भी क्लास के फंक्शंस हो गए, डेटा मेंबर्स हो गए, वो इस स्कोप के अंदर रहेंगे। सेकंड आता है आपके पास मेथड, जो मेन मेथड होता है। कंपाइलर हमेशा आपके सोर्स कोड को मेन मेथड से रीड करता है। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग। यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग args लिखते हैं, इट्स अ रन टाइम आर्ग्यूमेंट। अगर कंपाइलर को हम कोई रन टाइम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, रन टाइम में कोई पैरामीटर्स देते हैं, तब हम ये स्ट्रिंग का एक एरे क्रिएट करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एरे और किस तरीके से हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो एक मेथड को बताता है कि इसको आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक एक कीवर्ड है, कीवर्ड मींस स्टैटिक का मतलब एक रिजर्व वर्ड है। जैसे मैंने बोला पेन, पेन एक रिजर्व वर्ड है। आप समझ जाते हो पेन का मतलब क्या है, कि पेन जिसके लिए हम जिससे कुछ राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से कंपाइलर्स ने अपने कुछ वर्ड्स को ऑलरेडी रिजर्व कर रखा है, उसको आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। कंपाइलर को उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पता है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक। void इज योर रिटर्न टाइप, जो भी आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। तो अभी यहाँ पे मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, देन आई पुट void। और ये मेन मेथड है। कंपाइलर हमेशा जब भी फर्स्ट टाइम आता है जावा के अंदर या कहीं पे भी, तो वो मतलब मेन मेथड के पास आता है। सो दिस इज द स्कोप ऑफ द
मेन मेथड। नाउ जब मैंने ये क्रिएट कर लिया, सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करूंगा। सो आई जस्ट सेव द फाइल। मैं डेस्कटॉप पे जाके और डॉट जावा, इससे मैं अपने फाइल को सेव कर देता हूँ। सो आप जब मैं डेस्कटॉप पे वापस जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो माई फर्स्ट प्रो नाम की मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट प्रो नाम की मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इस फाइल को मेरा मेन काम क्या होगा, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करना, यानी कंपाइल करना। तो अगेन मैं वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पहले मैं यहाँ पे CLS लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को उस फाइल के पाथ पे जाना पड़ेगा, डायरेक्टरीज को चेंज करना पड़ेगा। अभी कहाँ पे है हम, अभी हम यूजर NIIT, ठीक है, यानी यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ तो इस पाथ पे है। तो मेरे को ये सबसे पहले ये पाथ चेंज करना पड़ेगा। आई जस्ट प्रेस CD डॉट चेंज डायरेक्टरी। CD इज स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी। सो सबसे पहले अगर आपको पाथ चेक करना है तो आप प्रोग्राम पे जाइए, प्रोग्राम फाइल्स के प्रॉपर्टीज पे जाइए एंड देन check the location। यहाँ पे लोकेशन से फाइल क्रिएट, copy that file and just go to command prompt and type CD into this and press enter। जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आप कहाँ चले गए, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर चले गए। यहाँ पे आपने सबसे पहले राइट किया उस फाइल का नाम। तो यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है जावा सी। मैंने कंपाइल करने के लिए जो हमारा कोड होता है दैट इज कॉल्ड जावा सी, द फाइल नेम डॉट जावा। जस्ट प्रेस एंटर। जैसे मैंने प्रेस एंटर किया मेरा सोर्स फाइल कंपाइल हो चुकी है। इसका मतलब जब आप यहाँ पे देखोगे तो मेरी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब ये डॉट क्लास फाइल में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाके और रन करा सकता हूँ। मेरे को अलग से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये डॉट क्लास फाइल चाहिए। भले ही मेरा सोर्स कोड यहाँ पे पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको इजीली किसी और फाइल, किसी और जगह पे जाके स्टोर करा सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, यानी इसको बाइट कोड के अंदर के थ्रू, बाइट कोड के अलावा मैं इसको EXE के अंदर कन्वर्ट करा सकता हूँ। नाउ अब इसको मैं रन करूंगा तो जावा जो JVM है हमारा वो इस फाइल को रन करेगा और जो हमने उसके अंदर सब स्टेटमेंट की थी, फर्स्ट स्टेटमेंट, वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी चीज प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी तक उसके अंदर कोई स्टेटमेंट दी नहीं है। तो यहाँ पे हम वापस से अपने प्रोग्राम में जाएंगे। सो आई जस्ट अगेन गो टू माई प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा सिस्टम। System is a class, out is an object of the class, and print is a method. We will discuss about all these things in a few another video. That क्या होता है system, what is print, system.out.println is a method to access the file। तो आप चाहो तो println में print लगा दो, अभी मेरे को न्यू लाइन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाई, मैं इसको सेव कर दूँ। अब आप वापस से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे एंड जस्ट प्रेस कंपाइल। व्हेन यू कंपाइल इट तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी एरर्स दिख रही हैं। तो सबसे पहली एरर्स यहाँ पे आपको दिख रही है कि हमने यहाँ पे अपने सोर्स कोड के अंदर एक ब्रेसेस एक्स्ट्रा लगा दिया है। सो अगेन आई जस्ट कंपाइल इट। नाउ मेरी डॉट क्लास फाइल जनरेट हो चुकी है। अब डॉट क्लास फाइल जनरेट हो चुकी है एंड देन आई कंपाइल एंड रन इट। तो देखो मेरे पास फर्स्ट आउटपुट आ चुका है, हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम एक we have created a source code file for Java। किस तरीके से एक सोर्स कोड क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसका डॉट क्लास फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो एक ये इंट्रोडक्शन ऑफ जावा था कि क्या होती है जावा, कैसे जावा काम करती है, क्या किस तरीके से हम जावा के अंदर एक सोर्स कोड बिल्ड करते हैं। तो इसके अंदर एक पूरा हमें रोड मैप, एक कुछ कंटेंट्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ पढ़ने पड़ेंगे कि थ्रेडिंग क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होते हैं, कलेक्शन क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है। सो व्हेन वी लर्न ऑल दिस थिंग्स देन वी नो अबाउट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द जावा। अब जावा के अंदर आगे वेब डेवलपमेंट अलग होती है और
विंडो डेवलपमेंट अलग होती है. तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन फ्यू वीडियोस. सो दैट्स ऑल माय फॉर माय साइड.